हेलो 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। पिछली क्लास में हमने किया था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। मैंने आपको बताया था वो बहुत एक छोटा सा एक्ट है एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, पर हमें कवर करना चाहिए था तो इसलिए हमने कवर किया। आज हम जो एक्ट देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ये एक बहुत ही बड़ा एक्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल मान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। एंड क्योंकि ये इतना बड़ा एक्ट है इसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज जो है हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप में जाएंगे इस एक्ट के एंड बाकी पार्ट कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्ट एंड कंटिन्यू करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की सीरीज़ को। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है ये हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था। हमारा पूरी सीरीज़ का जो बेस है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है। एंड ये हमने सबसे पहले भी देखा था। आज हम उसी को थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे एंड इसको रिलेट करेंगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से जो 1947 में लाया गया था। ठीक है। आज हम एक्ट को इतना जोर नहीं देंगे, आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ज़्यादा कवर करेंगे, पर धीरे धीरे हम एक्ट की तरफ जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास तक आप बिल्कुल इस एक्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने फर्स्ट क्लास में इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ इन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहे जिसको फैसिलिटेट कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर ऐसा कोई इंसान जो जॉब दे रहा है किसको, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। तो ये क्या देगा, ये जॉब देगा एंड बदले में सैलरी देगा। और एम्प्लॉय क्या देगा एम्प्लॉयर को उसके बदले में, ये अपनी स्किल प्रोवाइड करेगा, अपनी लेबर प्रोवाइड करेगा, अपना टाइम प्रोवाइड करेगा एंड उसके बदले में एम्प्लॉयर उसको सैलरी देगा एंड उसके अलावा जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं वो देगा। ओके। तो ये 2 पार्टीज तो मेन है, जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उन दोनों में ये पार्टीज इन्वॉल्व है। ओके। तो गवर्नमेंट का रोल क्या आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एज अ रेगुलेटर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कोलैबोरेटर एक्ट करती है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का कोई विवाद होता है, तो वहां पर कौन रोल प्ले करता है, अपना गवर्नमेंट। ठीक है। वो कैसे प्ले करता है, क्यों प्ले करता है, वही हमें समझना है और वही हमारा पार्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का। ओके। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। ये सबसे बेसिक था जो हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्या होता है। ओके। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। इसको भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ में कवर किया था जब हमने फर्स्ट क्लास में इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा था। आज हम इसमें थोड़ा डिटेल में समझेंगे एंड हम और भी अप्रोचेस जो होती हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या कहती है कि कंपनी जो है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी किसी भी तरह का काम हो रहा है, जहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वो एक हारमोनियस यूनिट है। मतलब वो एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। दोनों जो लोग हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वो बहुत अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं, उन दोनों का टारगेट भी एक ही है, उन दोनों का ऑब्जेक्टिव ही एक है एंड वो आपस में कभी भी उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा भी तो वो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर की कोई गलती होगी, एम्प्लॉई की गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ई से हैं, तो मैं इनको मैनेजमेंट और वर्कर या वर्कमैन के नाम से यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ। तो एम मतलब मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयर एंड डब्ल्यू यानी कि वर्कर यानी कि एम्प्लॉई। तो ये क्या कहता है यूनिटरी अप्रोच, कि इस अप्रोच में दोनों जो हैं वो एक ही टारगेट को लेके काम कर रहे हैं और वो है कि जो स्टैब्लिशमेंट है, जो इंडस्ट्री है, उसका भला हो, वो जो है अच्छे से ग्रो करे एंड एक सिंगल यूनिट की तरह दोनों लोग काम करें। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, एक शॉप है या एक छोटा सा बिजनेस है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है वो सब एक ही फैमिली के लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक ही यूनिट की तरह काम करेंगे। उनका एक ही गोल होगा कि जो उनकी इंडस्ट्री है, जो उनकी फैक्ट्री है या इस्टेब्लिशमेंट है या कुछ भी है, वो प्रोग्रेस करे, वो ओनर की सक्सेस के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होंगे। ठीक है। क्योंकि वो सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका टारगेट भी सेम होगा। तो यूनिटरी अप्रोच इसी बात की बात करता है। नेक्स्ट इज प्लूरलिस्ट अप्रोच। अब यूनिटरी अप्रोच में देखो, जैसे नाम से है यूनिट यानी कि वन, राइट। प्लूरलिस्ट अप्रोच में हम क्या बात करते हैं, प्लूरल्स की, यानी कि मल्टीपल पार्टीज। ठीक है। ये क्या कहेगा कि एम्प्लॉयर्स और यूनियंस इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। मतलब कि जैसे यहां पर एक इंटरेस्ट था दोनों का, सिंगल पर्पस था, प्लूरलिस्ट में वही डिफरेंट अप्रोच होंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे।
जब डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, जब दोनों के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अलग अलग होंगे। एंड जब इनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है। तो स्टेट का काम क्या होगा? एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा टू मैनेज डिस्प्यूट्स। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में ट्रेड यूनियन है, और जो मैनेजमेंट है और ट्रेड यूनियन है उनके अपने अपने गोल्स हैं, एंड दोनों अपने अपने गोल्स के लिए लड़ाई करेंगे। एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उसमें फिर किसका रोल आएगा? गवर्नमेंट का। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लूरलिस्ट अप्रोच का, जहाँ पे दो पार्टीज हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, और अलग अलग इंटरेस्ट होने की वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो थर्ड पार्टी का रोल कौन प्ले करेगा? एक फैसिलिटेटर का, एक एडजुडिकेटर का। वो कौन होगा? वो होगा स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड अप्रोच जो है वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब ये जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो एक पावर स्ट्रगल है, किसके बीच में? कैपिटल और लेबर के बीच में। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं हैव्स और एक होते हैं हैव नॉट्स। हैव्स वो होते हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं, और हैव नॉट्स कौन होते हैं? जो हैव्स के इशारे पे चलते हैं, जो हैव्स बोलेंगे वही करेंगे। क्योंकि हैव्स के पास क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है। आपको पता होगा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं। एंड कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक ग्रुप जो होगा हमेशा वो इसको कंट्रोल करेगा, एंड दूसरा ग्रुप जो होगा वो इस पे डिपेंडेंट होगा। किस पे? हैव्स पे। तो कैपिटलिस्ट जो है उसका एक फीचर ही है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हैव्स जो होंगे, जो एम्प्लॉयर होगा, वो पूरा कंट्रोल करेगा इन सब चीज़ों को, एंड उसका टारगेट जो होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉय का भला हो, क्योंकि फिर वो भी इक्वल फुटिंग पे आ जाएगा, वो भी इक्वल पावर में आ जाएगा। एंड एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि वो हमेशा सुपीरियर रहे, किससे? एम्प्लॉय से। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसके लिए एक मास मूवमेंट होना चाहिए। एंड उस मास मूवमेंट में क्या होगा कि जो हैव्स हैं इनको ओवरथ्रो करके, कैपिटलिस्ट रिजीम को ओवरथ्रो करके, ये हैव नॉट्स जो हैं वो सारे इक्वल हो जाएंगे, एंड सारे हैव नॉट्स जो हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का बेसिकली एक आइडिया है, एंड इसी आइडिया के ऊपर जो बेसिस एक फिलॉसफी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रेडिकल यूनियन मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर द ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। वही जो हमने पढ़ा कि जो यूनियंस होते हैं उनका काम क्या होगा कि वो इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करें। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं या वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एक साथ मिलकर आएँ, एंड जितने भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है उनको ओवरथ्रो करके एक इक्वल सोसाइटी बनाए। एंड ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का क्या होता है? ये टारगेट होता है, ये उनका गोल होता है। ओके। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं उनको आप एज अ लेबर ट्रीट ना करके उनको आप एज ह्यूमंस ट्रीट करो। एंड जब आप उनके फीलिंग्स का ध्यान रखोगे तो वो खुश रहेंगे, एंड अगर वो खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी देखो क्या है? ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है। हमें जो काम करना है, जो फैक्ट्री में या इस्टेब्लिशमेंट में जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो कैसा होना चाहिए? वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेंट्रिक एनवायरनमेंट की। ठीक है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, अगर आप उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो वो ज़्यादा आउटपुट कर निकाल पाएंगे, एंड ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे तो पूरे इंडस्ट्री का ही फ़ायदा होगा। तो इसके की आइडियाज़ क्या होते हैं? वर्कर्स को आप ह्यूमंस की तरह ट्रीट कीजिए, कि उनके पास भी फीलिंग्स हैं, एंड नॉट जस्ट एज अ लेबर। ठीक है। अगर एम्प्लॉय खुश होगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे अगर आप अपने आइडियाज़ को, एंड टीम वर्क का एक माहौल बना के रखेंगे, तो एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल एक, जैसे आपको पता होगा कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। या ओपन डोर पॉलिसीज़ होती हैं। एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम मतलब जैसे कई जगह पर इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, और रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं, या फिर फ्री मील्स मिलती है उनको। ठीक है। कई कई कंपनीज में आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट मिलता है फ्री में, या फिर इस तरह से कि मतलब एम्प्लॉय जो है वो खुश रहें, ज़्यादा क्रिएटिव रहें। एंड इनका टारगेट क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो ऐसा फील करें कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ओके। तो ये होती है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। नेक्स्ट इज गांधीयन अप्रोच। अब गांधीयन अप्रोच किस पे बेस्ड है? गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कौन कौन से? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स आर ट्रस्टीज ऑफ कंपनीज वेल्थ।
मतलब वो प्रॉपर्टी को किस तरह से होल्ड कर रहे हैं, अपने लिए नहीं होल्ड कर रहे। गांधी जी का मानना था कि एम्प्लॉयर को प्रॉपर्टी सोसाइटी के बिहाफ पे होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर नो होल्डिंग, यानी कि उनको प्रॉफिट को अपने पास जमा करके नहीं रखना चाहिए। इसकी जगह उनको क्या करना चाहिए, इनको एम्प्लॉय सेंट्रिक डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय सेंट्रिक डिसीजंस जैसे कि उनको एक्स्ट्रा बोनस देना, या उनको वेलफेयर फंड देना, या एम्प्लॉयज़ के हाउसिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए लगा देना। ये जो है काम होना चाहिए किसका, एम्प्लॉयर्स का। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉय है वो ग्रो करेगा, एंड वो ग्रो करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स कम होंगे। ठीक है, अगर डिस्प्यूट होते भी हैं तो वो कैसे रिजॉल्व होने चाहिए, थ्रू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन। मतलब दोनों पार्टीज को जो है मिलके साथ में आके अपनी बात रखनी चाहिए और बात सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, बजाय कि वॉयलेंस करना या फिर एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करना कि कंपनी का नुकसान हो। ठीक है, तो ये था गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन अप्रोच। नेक्स्ट इज सोशल एक्शन अप्रोच। अब सोशल एक्शन अप्रोच जो है वो किस पे बेस्ड है, वो एक और जर्मन फिलोसोफर थे, एक और जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मार्क्स वेबर। इनके आइडियाज़ पे ये अप्रोच जो है वो बेस्ड है। ये क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कि एक सोशल स्ट्रगल का ही एक एक्सटेंशन होता है। सोशल स्ट्रगल क्या होता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं सोसाइटी में कि किसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि हु हैज़ द पावर एंड हु कंट्रोल्स व्हाट। ओके, तो इसका बेसिकली अगर मैं आपको एक जस्ट बताऊं, तो सोशल एक्शन अप्रोच क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है, हमें बस ये देखना होता है कि किसके पास ज़्यादा पावर है और कौन क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, जो बॉसेस होंगे या जो एम्प्लॉयर होगा वो हमेशा क्या ट्राई करेगा कि एम्प्लॉय से ज़्यादा पावरफुल हो, जो कि ऑब्वियस है। एंड जो वर्कर्स होंगे वो अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म करके या अपना एक ग्रुप फॉर्म करके वो ट्राई करेंगे ये दिखाने का कि उनके पास भी पावर है। ठीक है, वर्कर्स चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर हो एंड मैनेजमेंट को वो कंट्रोल कर सकें। और मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि वो वर्कर्स को अपने अंडर कंट्रोल कर सकें, एंड ट्रेड यूनियंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल ना बन पाएँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक स्ट्राइक होती है किसी भी कंपनी में अगर, तो स्ट्राइक के अंदर सिर्फ उनकी ये मांग नहीं होती कि जो भी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, जैसे कि मान लो अगर वेज को लेकर स्ट्राइक होती है, एम्प्लॉय जो है वो चाह रहा है कि उसको 20% एक्स्ट्रा वेजेस मिले, तो वो सिर्फ वेजेस की बात नहीं है। जब वो एज अ ट्रेड यूनियन एक स्ट्राइक करेंगे तो वो ये देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पावर है। अगर ट्रेड यूनियंस के पास ज़्यादा पावर है, उनका ज़्यादा से है, तो उनकी मांग जो है वो फुलफिल कर ली जाएगी, एंड इससे ये प्रूफ होगा कि उनके पास ज़्यादा पावर है। तो सोशल एक्शन अप्रोच क्या कहता है कि हमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखना है वो सिर्फ इसलिए नहीं देखना कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर पावर डायनेमिक्स का क्या रोल है, मतलब कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा एंड में हमेशा वो जीतेगा। ठीक है, एंड इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होगा, हमेशा या तो एक पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी जीतेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दोनों मिलके डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमें एंड में ये देखना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसका ज़्यादा कंपनी में से है। ठीक है, तो सोशल एक्शन अप्रोच यही बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट अप्रोच की, सोशलिस्टिक अप्रोच। ये क्या है, ये एक तरह से जो हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच देखी थी उसी तरह का एक आइडिया है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लेबर और कैपिटल में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेबर कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय, एंड कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर। तो अगेन वही बात है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा ही। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा कौन रिजॉल्व कर सकता है, स्टेट रिजॉल्व कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है, स्टेट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, इनका क्या मानना है कि वर्कर के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए एंड कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ये जो कलेक्टिव ओनरशिप है यही बात हमने पढ़ी थी कहाँ पर, जब हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच देखी थी। वहाँ पर हम स्टेट इंटरवेंशन की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम स्टेट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। तो ये अप्रोच जो है वो इंडिया में भी यूज़ होती है। हमें पता होगा कि इंडिया में कुछ जो की सेक्टर्स हैं वो नेशनलाइज्ड हैं, यानी कि उन पे सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है, ताकि जो उसमें वर्कर्स हैं या उसमें जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम ना करे, वो सोसाइटी के भले के लिए काम करें, एंड जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए भी काम करें। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवेज आपको पता है,
रेलवेज का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, रेलवेज का काम ये नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। उनका काम क्या है कि कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैवल है, उसको कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाया जाए। ठीक है, तो सोशलिस्ट अप्रोच ये कहता है हमारा सोशलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट इज सिस्टम्स अप्रोच, जो कि डनलप ने दिया था, इसलिए इसको हम डनलप्स अप्रोच भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या आइडिया होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसमें तीन एक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट, वर्कर एंड गवर्नमेंट। यही हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो तीन पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट। वही बात यहाँ पर की जा रही है। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी या मार्केट कंडीशंस। एंड हम ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम में अगर कोई एक एक्टर भी जो है उसमें कोई चेंज आए, सपोज मैनेजर में कोई चेंज आए, तो पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, या पूरा सिस्टम जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज हमारे पास तीन पार्टीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है वर्कर, और तीसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम याद करते हैं कोविड-19 का टाइम। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, एक जैसे हमने यहाँ बात बात करी कि ये जो सिस्टम है पूरा ये कब चेंज होगा, जब कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा या मार्केट कंडीशन में चेंज आएगा। तो कोविड-19 भी एक ऐसा ही इवेंट था जब पूरा मार्केट कंडीशन में चेंज आया। तो इस टाइम पे क्या हुआ, मैनेजमेंट को क्या करना था, मैनेजमेंट को कॉस्ट कटिंग करनी थी। जो मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो उनको क्या करना होगा कि अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करना होगा। ठीक है, सेम टाइम पे वर्कर्स को क्या करना होगा कि यहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी कंपनीज ने जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। ठीक है, इसके अलावा उनको हेल्थ सेफ्टी चाहिए। अब ये सब जो है हमने देखा कि एक मार्केट कंडीशन की वजह से तीनों पे इम्पैक्ट आ रहा है। गवर्नमेंट का भी हम देखते हैं, पर सिर्फ एक के इम्पैक्ट आने से भी, सपोज मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि उनको कॉस्ट कटिंग करनी है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, वर्कर पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट कटिंग होगी उसका सबसे मेन जो टारगेट होगा वो कौन होगा, वर्कर होगा। कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले वो एम्प्लॉयज़ को ही बाहर निकालेगा कंपनी से। तो ऐसे टाइम पे उनको क्या चाहिए होगा, जॉब सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो इसमें किसका रोल आएगा, अब गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करेगी। ठीक है, या फिर सेफ्टी गाइडलाइंस अनाउंस करेंगी। आपको याद होगा कोविड-19 के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ही आत्मनिर्भर पैकेज एक निकाला था, जिसके अंदर कुछ इसी तरह के रिलीफ पैकेज की बात की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक कोई भी कंडीशन में अगर चेंज आया है तो उससे तीनों पार्टीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड अगर ये पूरा सिस्टम हमें चलाना है एक साथ, तो तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये तीनों जो है वो एक साथ काम कर पाएँ, एंड एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उससे कम से कम इन्फ्लुएंस हो पाए। ठीक है, तो ये जो था ये था हमारा सिस्टम्स अप्रोच। इसको आप एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये सारे थे हमारे अप्रोचेस जो हमें पहले हमने ब्रीफ में कवर किए थे, पर आज हमने इनको डिटेल में कवर किया। ये सब वही अप्रोचेस हैं जो आपकी बुक्स में गिवन होते हैं, एंड मोस्ट जो थे हमने वो कवर कर लिए हैं। जो सारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे एक्ट के बारे में, अब हम थोड़ा एक्ट की तरफ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था वो किस लिए लाया गया था। वो इन्हीं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया था कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए लाया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। ओके, तो अभी एक्ट लाया गया था, उससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स हमारे पास थे। जैसे सबसे पहला एक्ट जो था वो था एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमेंस डिस्प्यूट्स एक्ट। ठीक है, ये क्या था, ये 1860 में लाया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जो एक्ट था ये प्रॉपरली एम्प्लॉयर्स की तरफ बहुत हैविली बायस था। मतलब इसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको क्रिमिनल मैटर ट्रीट किया जाता था। ठीक है, अगर मान लो एक वर्कर ने काम करने से मना कर दिया या स्ट्राइक किया, अगर उसने एक धमकी भी दी है, तो उसको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा। एंड उसके ऊपर जो ट्रायल चला जाएगा वो इस तरह से चलाया जाएगा जैसे उसने किसी का मर्डर किया हो या चोरी की हो। ठीक है, तो इसमें जो फेवर
किया जाता था वो किसको किया जाता था? एम्प्लॉयर को। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, सेकंड एक्ट लाया गया 1929 में, जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। अब यहां पर क्या था, अभी भी जो था ये बायस था एम्प्लॉयर की तरफ, लेकिन अब एक सिस्टम ला दिया गया था किसका? इंक्वायरी का, सेटलमेंट का। मतलब कि एक इंक्वायरी बोर्ड बैठ सकता है या फिर कंसिलिएशन बोर्ड्स हो सकते हैं, और उनका काम क्या होगा, अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व कराने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये इस एक्ट का एक बेसिक आइडिया था। लेकिन यहां पर भी क्या था, जो कंसिलिएशन होना है, जो उन दोनों के बीच में बातचीत होनी है, वो वॉलंटरी है। अगर दोनों इस बात पे एग्री करें कि हाँ हमें डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तभी वो डिस्प्यूट जो है वो कॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो फोर्स नहीं कर सकती कि तुम्हें डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करना है। ये दोनों अगर चाहेंगे तो ही डिस्प्यूट सॉल्व होगा। ठीक है। लेकिन 1947 में जो हमारा एक्ट आया है, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सिलिएशन है वो अब वॉलंटरी नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो बीच में आके इस डिस्प्यूट को रोक सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा, अगर इंडस्ट्रीज जो है वो काम नहीं कर पाएंगी, तो उससे इकॉनमी को नुकसान होगा। ठीक है। तो 1947 में जो हमारा एक्ट आया, उसमें कंपलसरी एडजुडिकेशन की बात की गई। ठीक है। कंपलसरी एडजुडिकेशन होगा, इसका मतलब अब वॉलंटरी नहीं है। अगर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर चाह रहा है कि हमें एडजुडिकेशन की तरफ नहीं जाना, तो भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको कंपलसरी कर सकती है। ठीक है। किसके थ्रू? लेबर कोड के थ्रू या ट्राइब्यूनल्स के थ्रू। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये क्या होता है। पर ये जो था हमारा, ये एक्ट था, जो बेसिक आइडिया था कि 1947 में एक्ट क्यों लाया गया। ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो हम पहले ये समझते हैं कि डिस्प्यूट क्यों होते हैं। ठीक है। उसके हमारे पास दो टाइप के मेन कॉजेज हैं, इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स एंड राइट डिस्प्यूट्स। इंटरेस्ट डिस्प्यूट मतलब कि एम्प्लॉयर कुछ और चाह रहा है, एम्प्लॉई कुछ और चाह रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एम्प्लॉयर चाह रहा है कि वर्कर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए काम करे, ज़्यादा वर्क आवर्स के लिए काम करे, और एम्प्लॉई चाह रहा है कि उनको ज़्यादा वेजेस मिले। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट आएगा वो इंटरेस्ट की वजह से आएगा। दोनों के जो गोल्स हैं या दोनों की जो डिमांड है वो अलग है, एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक डिस्प्यूट आ सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज राइट डिस्प्यूट। राइट्स के लिए अगर डिस्प्यूट होता है, सपोज किसी वर्कर को एम्प्लॉयर ने काम से निकाल दिया बिना किसी रीजन से, ये जो रीजन था वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था। अब उसके राइट्स के लिए जब बाकी एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक करते हैं या उसके हक के लिए बाकी लोग भी अगर लड़ाई करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे राइट्स डिस्प्यूट्स। क्योंकि उनको लगेगा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्कर को काम से निकाल दिया गया है बिना किसी रीजन से, तो कल को उनको भी निकाला जा सकता है, कल को उनकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। तो ऐसे में वो अपनी हक की लड़ाई के लिए जब स्ट्राइक करेंगे या साथ में आएंगे, तो हम उस तरह के डिस्प्यूट को क्या बोलेंगे? राइट्स डिस्प्यूट्स। ठीक है। तो अब पहली बात तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकते हैं या एम्प्लॉई की तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, वो खुश नहीं है अपने मालिक से, एंड जो ओनर है, जो फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है, वो खुश नहीं है एम्प्लॉई से, तब भी डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में दोनों पार्टीज के पास कुछ टूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो दोनों पार्टीज साथ में बैठ के अपने डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेटर को रेफर कर देते हैं। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं एक थर्ड पर्सन है जो दो लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्कर है और एम्प्लॉयर है, इन दोनों के डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेटर सॉल्व कर रहा है। ये दोनों की बातें सुनेगा एंड दोनों को एक जजमेंट प्रोवाइड कर देगा कि कौन सही है। एंड जो ये जजमेंट होगा वो दोनों पर बाइंडिंग होगा, यानी कि जो इसने बोला है वही दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी चाहे तो पहले ही मना कर सकता है कि हमें ये डिसीजन नहीं मंजूर है, एंड तब वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? एक बहुत फास्ट वे होता है डिस्प्यूट सॉल्व करने का। इसको हम आगे अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मुझे एक आइडिया देना था आप लोगों को। तो हम बात करते हैं वापस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की, कि अगर दो कि अगर दो पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, तो दोनों के पास क्या क्या टूल्स हैं। पहला टूल है स्ट्राइक एंड दूसरा है लॉकआउट। अब स्ट्राइक जो होता है वो क्या होता है? वो वर्कर्स का वेपन है, यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास जो हथियार है अपनी बात मनवाने के लिए, वो क्या होता है? स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या होता है? एक टेम्पररी एंड कंसर्टेड स्टॉपेज ऑफ वर्क। ठीक है। मतलब कि एम्प्लॉय कह रहा है कि मुझे काम नहीं करना, जिस काम के लिए वो एम्प्लॉयड है। सपोज एक फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, एक शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है,
ठीक है। अब उस शर्ट मेकिंग फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमें शर्ट्स नहीं बनानी है, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्राइक। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो क्या, कि ये एक टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क होता है। ठीक है। यहाँ पे हम परमानेंट वर्क स्टॉपेज की बात नहीं कर रहे हैं। टेम्पररी जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? ये एम्प्लॉयर का वेपन होता है। जैसे हमने यहाँ बात करी कि अगर वर्कर खुश नहीं है, अगर लेबर खुश नहीं है, तो वो अपना एक वेपन क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्राइक। सिमिलरली अगर एम्प्लॉयर खुश नहीं है, जो फैक्ट्री का ओनर है वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? लॉकआउट। ठीक है। यहाँ भी जो मेन इंपॉर्टेंट हमें कीवर्ड याद रखना है वो क्या है? टेम्पररी। बट क्या टेम्पररी? टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या बात करी कि एक शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, एंड वर्कर ने बोला कि वो अब से काम नहीं करेंगे। टेम्पररीली जितना भी टाइम उन्होंने बोला उतने टाइम के लिए वो शर्ट्स नहीं बनाएंगे। वहीं अगर लॉकआउट होगा तो क्या होगा? इस शर्ट मेकिंग फैक्ट्री में एम्प्लॉयर जो है वो बाहर से ताला लगा देगा और बोलेगा कि मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा। जितने भी एम्प्लॉई हैं वो आज फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे, एंड वो क्या होगा? एम्प्लॉयर का टूल होगा। अब इससे क्या होगा? अगर वो काम नहीं करने देगा तो एम्प्लॉयर का भी नुकसान होगा। हाँ, एम्प्लॉयर का नुकसान होगा, लेकिन एम्प्लॉई का भी नुकसान होगा। जो वर्कर हैं उनके साथ क्या होगा? उनको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग काम ही नहीं करेंगे तो उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? एक एम्प्लॉयर का वेपन होता है। अगर एम्प्लॉयर चाहे कि वो काम नहीं करने देना चाहता एम्प्लॉयज़ को, वो अगर किसी बात से नाखुश है एम्प्लॉयज़ की, अपने वर्कर्स की, तो वो लॉकआउट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज की टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शंस। यहाँ हम समझते हैं कि जो स्ट्राइक होती है वो कितने टाइप्स की होती है, किस तरह की स्ट्राइक्स एम्प्लॉय जो है वो कर सकता है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन स्ट्राइक है वो क्या है? इकोनॉमिक स्ट्राइक। इसके अंदर जो वर्कर है वो क्या डिमांड करता है? हायर वेजेस की या ज़्यादा बेनिफिट्स की। ठीक है। अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसको सैलरी कम मिल रही है, उसको वेजेस कम मिल रहे हैं, तो वो स्ट्राइक के लिए जा सकता है। और इस स्ट्राइक को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक स्ट्राइक। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि जो मैं बार बार बोलता हूँ वेजेस या सैलरी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है? कि किसी की सिंपैथी के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब कि सपोज ऑटो यूनियन जो होता है, सपोज जो ऑटो रिक्शा यूनियन है, उन्होंने बोला कि वो स्ट्राइक करेंगे, एंड इनको देख के बस यूनियन ने भी बोल दिया कि हम भी स्ट्राइक करेंगे, सिर्फ इनकी सिंपति के लिए, कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, एंड इसलिए हम भी स्ट्राइक करने वाले हैं। तो ऐसी जो स्ट्राइक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेन स्ट्राइक। स्ट्रेन स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? कि वर्कर जो है वो फैक्ट्री में जाएगा, वर्कर जो है अपने मशीन पे जाके काम करने लगेगा, लेकिन वो जान के काम नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ बात करी थी, शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है। अब उसके अंदर सपोज पूरा एक प्रोसेस है कि शर्ट के लिए पहले टेक्सटाइल जो है, यानी कि सपोज कॉटन है, वो आएगा, एंड उसके बाद उसकी कटिंग होगी, देन उसकी सिलाई होगी। ठीक है। एंड देन उसमें बटन्स लगेंगे, ऐसे करके पूरा प्रोसेस है। तो जो अलग अलग मशीन्स हैं जो ये काम कर रही हैं, एम्प्लॉय जो है वो क्या कर रहा है? वहाँ जाके बैठ रहा है, वहाँ पे जाके काम करने के लिए अपना इंटेंशन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है। ठीक है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि आउटपुट नहीं निकलेगा कोई। बट एम्प्लॉई ऐसा कर क्यों रहा है? वर्कर ऐसा कर क्यों रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अगर एम्प्लॉई खुद काम नहीं करे तो एम्प्लॉयर उनको रिप्लेस करके किसी और से भी काम ना करा दे। ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉई जो है, जो वर्कर है, वो ये चाहता है कि ना मैं काम करूंगा ना मैं काम करने दूंगा। एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सके कि उनको निकाल के किसी और को काम पे ले आए एंड उनसे काम करवाए। तो ऐसा ना हो पाए, इसलिए वर्कर क्या करेगा? खुद भी काम नहीं करेगा और किसी और को भी करने नहीं देगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टे इन स्ट्राइक। इसको हम सिट डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं या पेन डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं। अगला है गो स्लो। अब गो स्लो में क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है कि एम्प्लॉय जो है, वर्कर, अपना काम करने आएगा, लेकिन इंटेंशनली बहुत धीरे धीरे काम करेगा। अगर एक दिन में नॉर्मली वो 100 शर्ट्स बनाता है, तो अगले दिन या फिर जिस दिन वो स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पे वो सिर्फ 10 शर्ट बनाएगा या 20 शर्ट बनाएगा। इससे क्या होगा? जो आउटपुट आएगा वो बहुत कम आएगा, एंड प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली वो अपना एक इंटेंशन बता रहा है कि वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसकी कोई डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गो स्लो स्ट्राइक। ओके। नेक्स्ट इज लॉकआउट टाइप्स। जैसे हमने देखा कि अगर वर्कर खुश नहीं है तो वो किस किस तरह से स्ट्राइक कर सकता है, उसी तरह से अगर एम्प्लॉयर खुश नहीं है या मैनेजमेंट खुश नहीं है, तो वो किस तरह से लॉकआउट कर सकते हैं। पहला है ऑफेंसिव लॉकआउट। मतलब जब वो अपनी कुछ बात मनवाना चाह रहा है,
ठीक है। मतलब वो चाह रहा है कि सपोज उसने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए एंड एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है, इस बात को नहीं मान रहा, तो अपनी डिमांड मनवाने के लिए जो लॉकआउट करेगा उसको हम बोलेंगे ऑफेंसिव लॉकआउट। ठीक है। दूसरा है डिफेंसिव लॉकआउट। डिफेंसिव किस तरह का होगा कि वर्कर ने कोई डिमांड करी है एंड एम्प्लॉयर को लग रहा है कि ये बहुत इलीगल डिमांड है या जायज़ डिमांड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो लॉकआउट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफेंसिव लॉकआउट। ठीक है। ये टाइप्स याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि किस तरह के हमारे पास दोनों एक्शंस होते हैं। अब ये दोनों जो एक्शंस हैं वो लीगल या इलीगल हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्राइक कर रहा है अगर एम्प्लॉई, तो वो सारी स्ट्राइक्स जो हैं वो लीगल होंगी या वैलिड होंगी। उसको भी हम समझेंगे कि वो किस तरह से लीगल या इलीगल हो सकती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस सुप्रीम कोर्ट का व्यू जान लेते हैं इस लीगैलिटी पे। सबसे पहला तो उन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इनहेरेंटली इलीगल स्ट्राइक्स, मतलब कुछ जो टाइप की स्ट्राइक्स हैं वो तो बिल्कुल ही इलीगल हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था स्टे इन स्ट्राइक या गो स्लो स्ट्राइक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये दोनों टाइप की स्ट्राइक जो है वो इलीगल है इंडिया में। अगर आपको स्ट्राइक करनी है, अगर आपको अपनी बात मनवानी है, तो जो एक्ट में दिया हुआ है आप उस तरह की स्ट्राइक कीजिए। आप पूरी तरह से काम बंद करिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे जाके आप काम नहीं कर रहे हैं एंड किसी और को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस टीएम नागराजन केस। इसके अंदर क्या बोला गया था कि गो स्लो और स्टे इन टाइप की स्ट्राइक जो है वो लेजिटिमेट स्ट्राइक्स नहीं है। ये क्या है, मिसकंडक्ट है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप किसी भी एम्प्लॉयर का जो फैक्ट्री प्रेमिसेस है, आपने उसको कब्जा लिया है, आपने वहां पे जाके बैठ गए हैं, लेकिन ना तो आप काम कर रहे हैं ना आप करने दे रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है। दूसरी टाइप की लीगैलिटी है प्रोसीजरल लीगैलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बाकी अगर आप कोई भी टाइप की स्ट्राइक करते हैं, आप सपोज आपने इकोनॉमिक स्ट्राइक करी है, तो वो भी तब तक लीगल रहेगी जब तक आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पूरा प्रोसीजर दे रखा है, जैसे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आपने उसको फॉलो किया है तब जाके ही आपकी स्ट्राइक जो है वो लीगल मानी जाएगी। भले ही आपकी डिमांड कितनी भी लेजिटिमेट हो या ना हो, आपको स्ट्राइक करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर यही बात की गई है, एनी स्ट्राइक इवन एन इकोनॉमिक वन इज डीम्ड इलीगल इफ इट फेल्स टू adhere टू द स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। अगर आप एक्ट की जितनी भी प्रोसीजर्स हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, तभी आपकी स्ट्राइक को लीगल माना जाएगा। अदरवाइज वो स्ट्राइक इलीगल होगी। भले ही आपकी डिमांड कितनी भी लेजिटिमेट हो, भले ही आपकी जो डिमांड हो वो सही हो, तब भी वो इलीगल माना जाएगा अगर आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया हो। ठीक है। वो प्रोसीजर क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, बट हमें ये जानना था कि लीगैलिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लीगल वर्सेस इलीगल एक्शन जो हमने यहाँ पे देखा ऊपर, कि इलीगल एक्शन क्या होगा अगर वो इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट करेगा। ठीक है। अगर हमने स्ट्राइक के लिए जो नोटिस है वो नहीं दिया तो स्ट्राइक आपकी इलीगल रहेगी। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं वो कंडीशंस क्या है कि जिससे स्ट्राइक या लॉकआउट जो है वो लीगल बनेगा। ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्राइक हमें पता है कौन कर सकता है, सिर्फ वर्कर कर सकते हैं। तो स्ट्राइक कैन ओनली बी कॉल्ड बाय वर्कमैन। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्राइक कैन ओनली बी कॉल्ड बाय वर्कमैन। ठीक है। सेकेंड इज 6 वीक नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द स्ट्राइक। इसका मतलब जब आपको स्ट्राइक करनी है उसे 6 हफ्ते पहले तक का आपको मैक्सिमम नोटिस देना पड़ेगा। एंड जब आपने नोटिस दिया है उसके 14 डेज तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको जब स्ट्राइक करनी है, सपोज आपने 1 अक्टूबर को नोटिस दिया एंड उसके 14 डेज तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है। 14 डेज के बाद 15th डे पे आप स्ट्राइक कर सकते हैं। एंड ये जो आपका स्ट्राइक करने का राइट है वो कब तक रहेगा, 6 वीक्स तक रहेगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1.5 महीना, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर तक। तो आपको अगर स्ट्राइक करना है तो आपके पास ये विंडो रहेगी जब तक आप स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी कि 15th डे से लेके 41st डे तक। ठीक है। अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आपको इसके बीच में ही स्टार्ट करनी होगी। ये जो नोटिस वर्कर्स देंगे, इस नोटिस में लिखा होगा कि वो स्ट्राइक कब स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वो स्ट्राइक जो है 14 डेज से पहले नहीं हो सकती। ठीक है। ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है। अगर स्ट्राइक करनी है तो मिनिमम 14 डेज के बाद स्टार्ट करनी है एंड मैक्सिमम 6 वीक से पहले वो स्ट्राइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वर्कर्स जो है वो 6 वीक्स तक स्टार्ट नहीं करते स्ट्राइक को, तो वो नोटिस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा एंड उसके बाद उनको फिर से नोटिस देना पड़ेगा दोबारा स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है। तो एक्शन कैन नॉट बिगिन बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है, अगर मान लो ये मामला जो है स्ट्राइक का जो मामला है वो किसी कोर्ट में है या किसी जज के पास है, तो उस टाइम पे 7 डेज के बाद तक, जब वो प्रोसीडिंग एंड हुई है उसके 7 डेज के बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेम अगर हम बात करें लॉकआउट की, तो सेम यहाँ पर भी टाइमलाइन फॉलो होती है कि लॉकआउट कौन डिक्लेयर कर सकता है, सिर्फ एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉयर को भी 6 वीक का नोटिस देना पड़ेगा एंड 14 डेज के बाद ही वो लॉकआउट कर सकता है, उससे पहले लॉकआउट नहीं कर सकता। 6 वीक्स के अंडर उसको वो लॉकआउट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद जो है वो नोटिस एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। एंड बिल्कुल सेम बात यहाँ पे हमने लिखी है कि डेट से पहले लॉकआउट स्टार्ट नहीं हो सकता एंड अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके 7 डेज के बाद ही लॉकआउट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोहिबिशंस। ये वही सेम बात कर रहा है यहाँ पे कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स कब प्रोहिबिट होंगी। अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके 7 डेज के बाद तक हम स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मामला जो है ऑलरेडी लेबर कोर्ट में है या ट्राइब्यूनल में है या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल में है, इस टाइम पर भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। या अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब ऑलरेडी जो है वर्कर और एम्प्लॉयर बात कर रहे हैं कि कैसे जो मामला है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइम के दौरान भी दोनों में से कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना ही स्ट्राइक ना ही लॉकआउट। या फिर व्हेन एन अवार्ड और सेटलमेंट ऑन द मैटर इज इन इफेक्ट, मतलब कि जो ये प्रोसीडिंग्स हुई थी इसका कोई फैसला आया है और वो फैसला इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जब तक वो फैसला इंप्लीमेंट किया जा रहा है तब तक ना स्ट्राइक हो सकती है ना लॉकआउट हो सकता है। ठीक है। अब ये जो सारे कंडीशंस थी ये कहाँ अप्लाई होगी, जब जो इंडस्ट्री है वो एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होगी। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ तभी अप्लाई होगी अगर जो इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टाइप की है। ठीक है। अगर कोई इलीगल स्ट्राइक होता है या इलीगल लॉकआउट होता है तो वहाँ पे पेनल्टीज लगेंगी, वो इसी एक्ट में दी हुई है जिसको हम आगे अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। बट हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है वो क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो देखो नाम से पता लग रहा है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी सर्विस जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ऐसे इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी इंडस्ट्री कौन सी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एसेंशियल फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो एक ऐसी कोई सी भी इंडस्ट्री जिसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो पूरी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, या एसेंशियल सप्लाईज वाली इंडस्ट्रीज जो होती हैं जैसे वाटर या लाइट, पावर, ठीक है ना, पावर वाटर, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सब क्या होंगी, ये एसेंशियल सर्विसेज होंगी। हमें पता है इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमेशा ही रहेगी। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डालते हैं एंड इनके ऊपर ये स्पेशल जो प्रोविजंस थे हमने जो देखे ये अप्लाई होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी लिखा हुआ है, लाइट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, या ऐसी कोई भी सर्विस जो डिक्लेयर की जाती है पीओएस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2N। ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा कोविड-19 के टाइम पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, उनको उस टाइम पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग वो वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम के लिए वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। जब भी कोई इस तरह की सर्विस डिक्लेयर की जाती है एज अ पीयूएस तो वहाँ पर मैंडेटरी नोटिस देना होता है। वहाँ पे हमने देखा अभी 6 वीक्स का नोटिस देना होता है एंड अगर कोई भी नोटिस इस एक्ट के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करता तो वो इलीगल माना जाएगा। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि पब्लिक इज नॉट सीवियरली इनकन्वीनियंस्ड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है। कोई भी एसेंशियल सर्विस है उसको हमें चालू रखना है, हमें ये देखना है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो एंड जो उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई बनी रहे, इसलिए हम इन तरह की इंडस्ट्रीज में अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखने हैं। इससे पहला है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है। ठीक है। तो ले ऑफ क्या होता है, एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उस वजह से वो टेम्परेरीली कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं, उनको जॉब से निकाल रहे हैं टेम्परेरीली, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। और रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोल या पावर की शॉर्टेज, जैसे हमने देखा था शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर क्या हुआ है कि मशीन्स को रन करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत जो पड़ती है वो पावर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा,
कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो एम्प्लॉयर को क्या लगेगा कि जब काम ही नहीं हो सकता तो मैं वर्कर्स को एम्प्लॉय करके क्या करूंगा, मैं इससे अच्छा वर्कर्स को थोड़े टाइम के लिए निकाल देता हूँ। जब पावर की सप्लाई वापस आ जाएगी तो मैं वर्कर्स को भी वापस ले आऊंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ले ऑफ। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ले ऑफ किया जा सकता है। एक तो हमने कोल पावर शॉर्टेज देखा ही, उसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, मतलब जो शर्ट फैक्ट्री का मालिक है उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी शर्ट्स बन गई हैं और वो बिक नहीं रही हैं, तो वो नई शर्ट्स क्यों बनाएगा जब तक पुरानी नहीं बिकेगी। या ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, जिस मशीन से उसको शर्ट्स बनानी थी वो मशीन ही खराब हो गई, तो जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती, जब तक मशीन रिपेयर नहीं हो जाती, तब तक वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकता है। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, वर्कर रिसीव्स 50% ऑफ देयर बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। ठीक है। जितने भी टाइम के लिए उनको ले ऑफ किया जाता है उतने टाइम के लिए उनको 50% ऑफ देयर बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस मिलेगा। लेकिन ये कब तक मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट 45 डेज। मतलब अगर जो ले ऑफ है वो 6 महीने के लिए किया गया है तो सिर्फ पहले 45 दिनों के लिए उनको कंपेंसेशन मिलेगा। 45 डेज तक वो बिना काम किए 50% बेसिक वेज एंड डीएनएस अलाउंस ले सकते हैं। उसके बाद उनको ये कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी इसकी एक और कंडीशन कि कंपेंसेशन कब पेबल नहीं होगा, अगर सपोज जो शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है उसका जो ओनर है उसने क्या बोला कि शर्ट मेकिंग फैक्ट्री में तो मेरे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और फैक्ट्री है एंड वहां पर तुम्हारे लिए काम है, और वो जो फैक्ट्री है वो उसी एरिया में ही है। ठीक है। वहां पर अगर उसको काम करने के लिए एम्प्लॉय को बोला जा रहा है एंड वो मना कर दे तो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो तो काम देने के लिए रेडी है लेकिन वर्कर ने ही मना कर दिया, तो ऐसे केस में कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पर ये बात हमें याद रखनी है कि जो शर्ट मेकिंग फैक्ट्री का ऑल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर ने बोला कि मेरी एक और फैक्ट्री है वहां पर आके आप काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्री भी जो है सिमिलर काम करनी चाहिए। वहां पे जो उसकी एक्सपर्टीज है वही यूज हो रही है, तभी वो काम सुटेबल माना जाएगा। ठीक है। मतलब वर्कर को शर्ट बनाना आता है, अब एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि वो पैंट बना दे, लेकिन वर्कर को पैंट बनाना नहीं आता, तो वो एक सिमिलर फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्ट की जगह अगर वो टी शर्ट बनाने को बोल दे या फिर ऐसा कोई काम जिसमें वर्कर की एक्सपर्टीज यूज हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सुटेबल फैक्ट्री है और वो एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट्री की तरह देखा जाएगा एंड एम्प्लॉयर वहां पर वर्कर को काम करने के लिए बोल सकता है। ठीक है। सेकेंड इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, परमानेंट टर्मिनेशन। जब ले ऑफ की बात हमने करी तो हमने बोला था कि टेम्पररी सस्पेंशन है, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो है एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। पर रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट टर्मिनेशन। मतलब एक वर्कर को परमानेंटली ही काम से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि मे बी जो एम्प्लॉयर है उसके पास काम नहीं है, उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे केस में अगर वो काम से निकाले किसी भी वर्कर को, उसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रेंचमेंट। ठीक है। अगर सपोज कोई वर्कर है वो रिटायर हो रहा है, वो खुद से जॉब छोड़ रहा है, ठीक है, या मान लो उसको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है। रिट्रेंचमेंट सिर्फ तभी माना जाएगा जब एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा वर्कर्स होंगे एंड एम्प्लॉयर उनमें से कुछ को निकाल देगा कॉस्ट कटिंग के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रेंचमेंट। ठीक है। इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर को 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा ताकि जो वर्कर है वो अपनी कोई और फैक्ट्री में काम ढूंढ सके या कहीं और जाके वो अपनी नौकरी की तलाश कर सके। अगर एम्प्लॉयर 1 महीने का नोटिस ना दे तो वो उसको 1 महीने की सैलरी दे सकता है। 1 महीने की वेजेस देके वो बोल सकता है कि मैं अब आपको काम पे नहीं रख सकता। ठीक है। उसके अलावा वर्कर को क्या दिया जाता है, 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है। हमने ये जो कॉन्टिन्यूस सर्विस है इसको हमने देखा था पहले किसी एक्ट में, आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कॉन्टिन्यूस सर्विस के लिए क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी एक वर्कर को काम से परमानेंटली निकाला जाता है, उसको रिट्रेंच्ड किया जाता है, तो उस केस में वर्कर को क्या मिलता है, 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है। सपोज उसने 5 साल तक कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है, तो 5 साल तक उसको 15 डेज का एवरेज पे मिलेगा। मतलब सपोज उसकी 1 महीने की सैलरी 30,000 है, तो 15 डेज की कितनी बनेगी, 15,000। एंड 5 साल उसने काम किया है तो उसको इतना कंपनसेशन मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 75,000। ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या रहता है, वो रहता है लास्ट कम फर्स्ट को, लीफो। मतलब जो सबसे लास्ट में जिनको नौकरी पर रखा गया है उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, जो सबसे पुराने इंप्लॉयज़ हैं उनको बाद में निकाला जाएगा। ठीक है। मतलब जो हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होंगे जो पहले से काम कर रहे हैं उनको नौकरी पे ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाएगा, उनको निकालने की नौबत बाद में आएगी। पहले जो रिसेंटली एम्प्लॉयड है उनको निकाला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा री एम्प्लॉयमेंट, ये क्या कहता है कि अगर मान लो फ्यूचर में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर के पास फिर से काम आ गया है एंड वर्कर्स को हायर करना है, तो जिन लोगों को निकाला गया है, जिन लोगों को रिट्रेंच किया गया है, उनके पास प्रेफरेंशियल राइट रहेगा।
मतलब अगर एक एम्प्लॉयर के पास फिर से काम आ गया है, उसको वर्कर्स को हायर करना है, तो पहले वो किसको प्रेफरेंस देगा? जिसको उसने रिट्रेंच किया था, ठीक है, जिनको उसने काम से निकाला था, पहले उनको नौकरी देगा, उसके बाद वो जाके बाकी लोगों को नौकरी देगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज री एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजर। अब क्लोजर क्या है, नाम से पता लग रहा है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस। ठीक है, कोई फैक्ट्री थी, वही शर्ट मेकिंग फैक्ट्री थी हमारी, वो बंद हो गई है, उसमें फैक्ट्री जो है वो काम नहीं कर पा रही है, या किसी भी रीजन से अब जो एम्प्लॉयर है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसने फैक्ट्री को बंद कर दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजर। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर 50 से ज़्यादा वर्कमैन किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 60 डे का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, जो जो फैक्ट्री का ओनर है वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 60 डे का नोटिस देगा और बोलेगा कि मैं अपनी फैक्ट्री को बंद कर रहा हूँ, एंड मेरे पास जितने भी वर्कर्स हैं वो अब अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी केस होगा क्लोजर का, तो उस केस में क्या होगा, अगेन एम्प्लॉयर को एक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो हमने ऊपर देखा क्या होता है, 15 डे पे फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोजर। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जितने भी लार्ज एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयर को हमेशा रिट्रेंचमेंट के लिए, ले ऑफ के लिए, क्लोजर के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये जो नंबर है 100+ वर्कर्स का, ये हमें याद रखना है। जब भी कोई फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयर को ले ऑफ करना है या रिट्रेंचमेंट करना है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर को पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। ओके, इसको हम और डिटेल में समझेंगे अगली क्लास में, बट ये हमारा बेसिक प्रोविजन था कि ले ऑफ क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स क्या होते हैं, ये हमने आज देख लिया। अगली क्लास में हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन क्या होता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो मान लो स्ट्राइक से भी मामला सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या होगा आगे? फिर गवर्नमेंट का रोल आएगा। अभी हमने जो बात करी है वो सिर्फ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर तक ही सीमित है, लेकिन अगली क्लास में हम गवर्नमेंट का रोल देखेंगे। ठीक है, एंड आर्बिट्रेशन देखेंगे क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, बायपार्टाइट रिलेशन इंक्लूड्स रिलेशन बिटवीन। हमने ट्राई पार्टाइट रिलेशन देखा, वो क्या होता है? एक मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट के बीच का एक रिलेशन। बट जब हम बाई पार्टाइट रिलेशन की बात करते हैं तो क्या आता है? आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में इन सबका आंसर बताएंगे। तो बाई पार्टाइट रिलेशन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जो किसके बीच में है? मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मैनेजमेंट एंड यूनियन। जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, एंड उसको हम बोलते हैं ट्राई पार्टाइट इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज हु इज नोन एज सेफ्टी वेल्व इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके ऑप्शन हमारे पास एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, सेफ्टी ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर। तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर है वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर एंड सेकंड है ट्रेड यूनियन, मतलब एक एम्प्लॉयर की बात कर रहा है और एक एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो सेफ्टी वेल्व अगर हम देखेंगे तो ना ही वो एम्प्लॉयर हो सकता है, ना ही वो ट्रेड यूनियन हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इनके ऑपोजिंग इंटरेस्ट होंगे, तो ये दोनों तो नहीं होंगे ऑप्शंस में। थर्ड इज सेफ्टी ऑफिसर, नाम से लग रहा है सेफ्टी वेल्व, तो सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? वेलफेयर ऑफिसर है। ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थर्ड इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन रिकॉग्नाइजेस। जहां पे हम प्लूरलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है? पहला, सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट। थर्ड, ओनली मैनेजमेंट्स राइट टू मैनेज। और डी, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? जब प्लूरलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है प्लूरल, यानी कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्कर्स ओनली इन एरियाज वेयर दे कैन मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। रीजनिंग, वर्कर्स में नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड मैनेजीरियल एस्पेक्ट्स। इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज employer who intends to close down an industrial establishment shall give notice to the appropriate government। अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है उसको बंद करने की बात की जा रही है, तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? पहला, एटलीस्ट 30 डेज, एटलीस्ट 60 डेज, एटलीस्ट 90 डेज, या एटलीस्ट 120 डेज। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक था हमने जो किया था, एंड आई होप इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी, एटलीस्ट 60 डेज बिफोर क्लोजर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए। इसमें से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड ये था हमारा पूरा एक्ट।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी पुराना एक्ट देखना है तो आप इस पीडीएफ के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं, आप कोई सा भी एक्ट जो है यहाँ से देख सकते हैं। पूरी सीरीज़ में हम काफ़ी सारे एक्ट्स कवर कर चुके हैं एंड हमारा कुछ ही पोर्शन बचा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड उसके नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो में दोबारा जाके देखिए। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा एंड आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिया होगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी वहीं मिलेगा एंड पुराने सारे एक्ट्स का पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।